हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस प्लस हम करेंगे 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आ रहे हैं आपके बोर्ड्स के अंदर। 30 करेंगे जिसमें से 10 फ्रॉम ईच चैप्टर हम करेंगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में सबसे पहले आपके पास आती है रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा, जिसमें पहले हम डिसोसिएशन के लिए करेंगे। डिसोसिएशन के केस में कुछ इस तरीके से ए एन आपका एन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका O2 बेसिकली 2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना, एक से दो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। जब ये 1 होगा तो ये टोटली 0 होगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये n टाइम्स बन जाएगा, यानी O2 के केस में 2 हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये 1 में से अल्फ़ा डिसोसिएट करा है तो यहाँ पे अल्फ़ा नहीं बनेगा, यहाँ पे n अल्फ़ा बनेगा क्योंकि n टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम I की वैल्यू लिखेंगे नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा लिखूँगी, डिवाइड के अंदर 1 आ जाएगा। इसको मैं उधर लेके जाऊँगी तो दैट विल रिमेन सेम, और फिर इस वाले 1 को इधर लेके जाऊँगी तो बन जाएगा I माइनस 1 n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा को बाहर ले लेंगे, n माइनस 1 अंदर आ जाएगा, I माइनस 1 बाय n माइनस 1 आपका अल्फ़ा डिसोसिएशन का आ जाएगा। इसके बाद एसोसिएशन के अंदर ऐसे ही होगा, n टाइम्स a आपका an दे देगा, है ना। ये समझो 2O आपका O2 बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा नहीं बनेगा, यहाँ पे अल्फ़ा बाय n बनेगा 1 बाय nth टाइम। और I आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n, जो कि आपके नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर एसोसिएशन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयन्स बिफोर एसोसिएशन हो जाएंगे। तो आपका I माइनस 1, यहाँ पे ये 1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होएगा ना, तो ये I ही रहेगा। यहाँ पे ये 1 जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, I माइनस 1 विल बी गिविंग यू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैंने अल्फ़ा को खुद से बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर 1 बाय n माइनस 1 बन जाएगा। इस पूरी टर्म को मैं जाके डिवाइड में कर दूंगी बिकॉज ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा एंड यहाँ पे अल्फ़ा एसोसिएशन आ जाएगा आपका I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n माइनस 1। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लो। सबसे पहले 0 ऑर्डर के लिए करेंगे। टाइम 0 पे R0 थी विच वॉज इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर T टाइम पे कुछ R हो चुकी है ना। हमने लिखा माइनस DR बाय DT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसकी पावर 0 लेंगे। 0 क्यों ली, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। माइनस DR बाय DT इज इक्वल टू K, R की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो माइनस DR बाय DT इज इक्वल टू K। यहाँ पे मैं क्या करा, DT को उधर ले गई, इंटीग्रेशन करी दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पे माइनस R आ गया, यहाँ पे आपका KT प्लस I। हमें पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट आता है हमारे पास, बट हम फिजिक्स में यूजुअली से इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे लिखा KT प्लस I। इस I की वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने देखा T0 पे R की वैल्यू R0 थी, तो अगर मैं T0 पे निकालना चाहूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरी I की वैल्यू माइनस R0 आ जाएगी। तो I कांस्टेंट है, तो जो उसकी T0 पे वही उसकी वैल्यू थ्रू आउट द रिएक्शन रहेगी। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस R0 पुट करी और हमारे पास ये आंसर आ गया, K इज इक्वल टू R0 माइनस R बाय T। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब हमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है। हाफ लाइफ वो होता है जब आपका रिएक्टेंट जो होता है वो हाफ हो चुका होता है, उतना टाइम जितना टाइम लगता है रिएक्टेंट को हाफ होने में। यहाँ पे आपका K किसके बराबर हो जाएगा, R0 माइनस R0 बाय 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। कैसे, आपका जो T होगा हाफ लाइफ होगा, R आपका R0 बाय 2 हो जाएगा इस टाइम के अंदर। इसमें बस सिंपली वैल्यूज ही पुट किया, R0 माइनस R0 बाय 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। इसको बस हम करेंगे इधर लेके जाएंगे एंड इसको इधर लेके आएंगे, आपका सिंपली आ जाएगा R0 बाय 2K। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ पे भी T0 पे आपका R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, T पे R है, माइनस DR बाई DT, यहाँ पे K R की पावर 1 है, वहाँ पे 0 था तो R की टर्म ही कैंसिल हो गई थी, बट यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, DT को मैं उधर लेके जाऊँगी, R को इधर, तो यहाँ पे फिर मैं इंटीग्रेशन करूँगी। आई विल गेट, यहाँ पे देखो ये है DR बाय R। जब DX बाय X होता है तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ X आता है, तो यहाँ पे भी मेरे पास माइनस, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ R आया, यहाँ पे मेरे पास KT आया, ये K कांस्टेंट था, T इसका
इंटीग्रेशन होके आ गया और आई आ गया, ठीक है। साथ में वही यहाँ पे भी आई की वैल्यू हमने निकाल ली T0 को और आर नोट को पुट करके, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर नोट, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर पुट करा, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इस ln नेचुरल लॉग को उधर कर दिया और KT को इधर कर दिया, है ना। तो आई गेट दिस इक्वेशन, आई होप इट्स क्लियर। अब जब ये माइनस हो रही हैं तो ये ln करके ये आपस में डिवाइड हो जाती है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। मैंने इसे लॉग में कन्वर्ट करना था तो मैंने बस सिंपली 2.303 डाल दिया बीच में, तो आपका बन जाएगा क्या, टी को मैं इधर ले आई 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर। हाफ लाइफ के लिए सिंपली आर की वैल्यू आर नॉट बाय 2 रख दो आप। जब बीच में रखोगे, यहाँ पर देखो रखोगे तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट इज 2.303 लॉग 2 और यहाँ पे 0.3 होता है लोग, तो आपके पास आ जाएगा 0.693 बाय टी हाफ। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन है आपकी आर्हीनियस इक्वेशन की। आर्हीनियस इक्वेशन की डेरिवेशन बहुत इजी है, ये देखो की पार k इज इक्वल टू ए ई पार माइनस ई ए आर टी हमें होता है। हमने क्या करना है, इसका नेचुरल लॉग लेना है। ये क्या बन जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ये पावर है ना e की, तो ये माइनस बन जाएगा क्योंकि ln e तो हमें पता ही है 1 होता है, ई ए बाय आर टी आ जाएगा। अब हमने ऐसे ही ना टेम्परेचर 1 T1 के लिए लिख लिया, ऐसे ही T2 के लिए लिख लिया, सेम इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ln k2 माइनस ln k1, यहाँ पे 1/T1 है ना। अब ये इक्वेशन मेरी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे ln k2 k1 इस तरीके से डिवाइड के अंदर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने लॉग के अंदर, कुछ नहीं करा, सिंपली यहाँ पे बस 2.303 से मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लॉग आ जाएगा। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़। और आपकी आर्हीनियस वाली टेम्परेचर का रिलेशन भी आ गया। ये इम्पॉर्टेंट बहुत ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर से याद रखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द। बहुत ही सिंपल सा है, देखो 5 ग्राम है यूरिया का, जो वो होता है 60 होता है। यूरिया का फॉर्मूला भी याद रखो, NaCO NaCO से याद रख सकते हो, NH2CO NH2। इसका आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 60 ग्राम होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 5/60 विच इज़ इक्वल टू 0.083। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट हमें 250 गिवन है, ऊपर 1000 से करूँगी क्योंकि केजी में चाहिए होता है, मुझे ग्राम्स में गिवन है। इसको कैंसिल करेंगे, यू विल गेट द आंसर 0.33 मोलल, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आ गया, यानी कि उसका जो प्रेशर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 0, है ना। P0B इज़ गोइंग टू बी 0 क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकता, नॉन वॉलेटाइल है। इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, उसको पानी में घोला गया है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज़ 23.8 एंड दैट ऑफ सोल्यूशन इज़ 23.3। तो हमें देखो क्या करा यहाँ पर, बेसिकली मेरे पास आ जाएगा जो मेरा P0, यहाँ पे मैं सोल्यूशन का लो या फिर आप उसका लो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ PA इज़ इक्वल टू P0A x है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। PA मेरा यहाँ पे 23.3 है और P0A मेरा 23.8 है, और इससे मेरे को XN मिल जाएगा बहुत ईजिली। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये तो टोटल दिया हुआ है सोल्यूशन में, आपने PA कैसे ले लिया। मैंने PA इसीलिए लिया क्योंकि PB यानी B का तो 0 ही है, B तो उड़ने ही नहीं वाला, तो जो टोटल प्रेशर है दैट इज़ ओनली इक्वल टू PA, इसीलिए PA की वैल्यू P0A x से मैंने यहाँ पे करके ये वाली वैल्यूज़ ले ली। यहाँ से आप इजीली x से निकाल सकते हो। अच्छा, अब x से निकल जाएगा, x से क्या आएगा, 23.3 डिवाइडेड बाई 23.8, ये आ जाएगा एक्स ए की वैल्यू। पर हमें क्वेश्चन में एक्स बी की वैल्यू पूछी है, तो हमने 1 में से इसको माइनस कर देना है, मेरी जो भी वैल्यू आएगी ना, आपकी वैल्यू यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0.021। आपने ये सारे खुद से करके देने हैं, मैं आपको बस हिंट्स दे रही हूँ हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपने कैसे करना है, देखो क्वेश्चन क्या है,
2 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, यानी एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, अगेन आपका प्रेशर इसका 0 हो गया है ना, इसका 2 ग्राम डाला है, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मैंने 100 ग्राम पानी में डाला है। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 0.52, मेरा एलिवेशन हुआ है, मुझे मोलर मास निकालना है सोल्यूट का, बहुत ही सिंपल है। एलिवेशन मुझे पता है मेरा कितना हुआ है 0.52 इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, है ना, तो ये भी 0.52, तो ये उधर जाएगा। आपकी मोलालिटी बेसिकली दे रखी है इन्होंने 1 है, ठीक है, और आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। आपसे पूछा क्या गया है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा गया है। अब हम मेरे को मोलालिटी देगी है, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मोलालिटी मेरे को पता चल चुकी है कि 1 है, और मोलालिटी होती किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होती है कि वेट, उसका वेट हमें गिवन है 2 बाय मोलर वेट, यही मुझे निकालना है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डिवाइड के अंदर मुझे क्या करना होता है, डिवाइड में वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे दिया ही हुआ है 100, यहाँ पे मैं 1000 से कर दूंगी, ये आपका आज क्या 2 बाय एम बी इंटू 10, 20 बाय एम बी इज इक्वल टू 1, तो आपका एम बी बेसिकली आ जाएगा है ना, ये आपका 2 इंटू 10 है, ये आपका 1 के बराबर है, क्योंकि आपकी जो मोलालिटी है वो 1 आई थी, है ना। यहाँ पर मैं एम बी को उधर ले जाऊंगी एंड यू विल गेट एम बी इज इक्वल टू 20। आई डोंट नो, देयर इज़ अ मिस्टेक ओवर हेयर, मैंने पूरा चेक कर लिया, ठीक है, 20 ही आएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर भी आंसर ना, यहाँ पे इन्होंने सही कर रखा है, 2 बाय 0.1 है, इसको हटाएंगे, ऊपर 20 ही आएगा आंसर, 200 ग्राम्स पर मोल नहीं आएगा, इसका आंसर 20 ही आएगा, ठीक है, मैं इसे सही कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन है, शोज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.92 एटमोसफेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वैन होफ फैक्टर। बहुत ही आसान है, हमें आई निकालना है, और NaCl हमें गिवन है, NaCl कितना डिसोसिएट होगा, उसका N तो हमें पता चली गया 2 हो जाएगा, 0.1 मोलर है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया है हमें, बहुत इजी है, पाई की वैल्यू हम IMRT से बहुत आसानी से निकाल लेंगे। पाई 4.92 डाल दिया आपने, मोलारिटी डाल दी, R आपको पता ही है, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर डाल दिया, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ज़रूर कन्वर्ट करना है, 300 आएगा और आंसर आपका 2 आ जाएगा। वैसे मुझे अपने आप को ही पता था कि I2 आएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि I2 आए हर बार, क्योंकि अल्फ़ा अगर 1 होता है तभी I2 आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 3 ग्राम्स ऑफ अ पॉलीमर है जिसका मोलर मास 30,000 है, 3 ग्राम ऑफ अ पॉलीमर जिसका मोलर मास इतना है, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन एट 300 केल्विन, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत सिंपल है, इसके पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, 3 बाय 30,000 करके ये आ गया है ना। वॉल्यूम हमें पता है 0.5 लीटर दे रखी है, यहाँ पे भी सिंपली आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो MRT से, बहुत सिंपल है। जब इसके अंदर आई नहीं यूज़ करना, जहाँ पे वैन होफ फैक्टर दिया हो या आपको ऐसे NaCl गिवन हो तो आप कर सकते हो, है ना, यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अब आ जाओ इसके थ्योरी वाले क्वेश्चन में, वाई डू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर। बिकॉज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करते हैं सिर्फ
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, क्योंकि वही है जो कि वेपर प्रेशर को, प्रेशर तो एक एक मॉलिक्यूल से है ना, उसके नेचर से थोड़ी है कि ये वाला पार्टिकल, ये वाला टाइप का पार्टिकल ज़्यादा लगाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, एक पार्टिकल उतना ही लगाएगा। तो पार्टिकल कितने बन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है और वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए में उनके केमिकल नेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। वाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेफर्ड फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। मैंने आपको बताया था ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड है अगर मुझे किसी का भी मास निकालना है। और पॉलीमर्स के लिए क्यों ये बेस्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, टेम्परेचर कम ज़्यादा आएगी, सही चीज़ें नहीं करनी पड़ती। और साथ में इवन डाइल्यूट पॉलीमर्स के भी इनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ये आपका सबसे मिनिमल, मतलब बहुत छोटी सी छोटी क्वांटिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है मास के, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द मास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन हैज़ लोअर वेपर प्रेशर एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट, आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड जस्टिफाई। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, अब देखो क्या है, उसका लोअर वेपर प्रेशर है और हायर बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा ही होएगा ना, जब कोई मैं नॉन वॉलेटाइल डाल दूंगी तो उसका जो नॉर्मली होता उससे कम हो जाता है ना वेपर प्रेशर, क्योंकि वो भी उस जगह ले लेता है, ये तो उन्हें पड़ा है। तो नॉन वॉलेटाइल होगा, इट लोअर्स वेपर प्रेशर एंड इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू रिड्यूस्ड एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके एस्केप करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई, क्योंकि उसने भी आके जगह ले ली। Then ninth question, define Van 't Hoff factor. What does value greater than 1 indicate? Van 't Hoff factor is the ratio of the actual number of particles जितने solution के अंदर होने चाहिए थे, जितने हैं उसके अंदर और जितने होने चाहिए थे, ठीक है। अगर 1 है तो इसका मतलब डिसोसिएशन हुई है, 1 से ज़्यादा है तो, और अगर 1 से कम है तो एसोसिएशन हुई है, हमने देखा ही है। तो फिर डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये तो हमें पता ही है, हम लिख सकते हैं आइडियल वो जो रॉल्स लॉ ऑबे करे, जो ना करे वो नॉन आइडियल, जिसमें डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स दोनों ज़ीरो हों, इसमें नॉन ज़ीरो हों, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन भी आ जाती है। देन आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। इसका न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं 0.0591 वाला। ये हमें सेल दे दिया और इसकी ई नोट वैल्यू दे दी, ठीक है। इसका ईएमएफ निकालना है, सिंपली नॉन्स्ट इक्वेशन लगाऊंगी, ई नोट मैंने यहाँ पे 1.10 लिख दिया, ये सेम ऐसे आ जाएगा, लोग यहाँ पे Zn2+ की कंसनट्रेशन आएगी डिवाइडेड बाय कॉपर की आएगी। क्यों, हमने प्रोडक्ट ऊपर नीचे रिएक्टेंट, अब यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, ये वाला प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट यहाँ पे कॉपर 2+ है तो इसलिए वो नीचे आएगा, ठीक है। यही ज़रूर याद रखना है, इसमें यही तो था 1 मोलर यहाँ पे 0.01 यहाँ पे, सिंपली इसको हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके 1.16 वोल्ट, आपने कैलकुलेट करके देखना है तभी बात बनेगी। क्वेश्चन 12 देखो, कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ सेल रिएक्शन वेयर n इज 2 एंड ई सेल इज इतना, हमें पता है सिंपली -NF ही हो जाता है। n आपको दिया है फराडे की 96500 और आपको E दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, सिंपली ये लगाओ और आंसर आ जाएगा -212। 13th देखो क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 965 कूलम चार्जेस पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर आपका फराडे वाला लगेगा, ये देखो मास कितना डिपॉजिटेड होगा, चार्ज इनटू उसका जो मॉलिक्यूलर मास है कॉपर सल्फेट का बाय NF। अब यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट पे, अब ये पूछने वाली बात ये थी कि यहाँ पे 2 क्यों आया, n f पे ये आ गया, q पे 9650 जो दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, मास 63.5 इसका मास लिया मैंने, मोलर मास है ना। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि देखो कॉपर 2+ होता है, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन से है, इसीलिए यहाँ पे N2 आएगा। क्या किया मैंने, कितना मास डिपॉजिट हुआ है, कितना चार्ज हुआ है, कितना चार्ज दिया है इनटू उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे मोलर मास बाय n आपका बेसिकली E हो जाता, तो मैं QE/F भी लिख सकती थी इसको, M/n आपका E होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे M और n अलग से लिख ही सकते हो।
14th देखो, फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज 50 ओम, सेल कांस्टेंट इज 1.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट कंडक्टिविटी। ये बहुत आसान है। जो कापा की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, कापा की वैल्यू होती है आपकी सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। ये पॉइंट मुझे लगता है मैंने मिस कर दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर लेती हूँ। कापा की वैल्यू आपकी जी बाय आर होती है। सेल कांस्टेंट को हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी बाय आर होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज 50 ओम दे रखा है, यहाँ पे नीचे 50, ऊपर 1.5 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.03। ठीक है, फिर लास्ट है यहाँ पे न्यूमेरिकल, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट 0.01 मोलर इज 110। ये इसका कापा की वैल्यू है। ठीक है, और ये इसकी कंसंट्रेशन दे दी। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कितनी होगी, वो पता है कितनी होगी? मोलर कंडक्टिविटी जितनी होती है, ये लेमडा एम बोल दो या फिर आप बोल दो कापा है। ठीक है, लेमडा एम प्लस K√C आ जाएगा। यहाँ पे 110 डाला प्लस 16 इंटू यहाँ पर ये डाल दिया है ना, 0.01 आपकी कंसंट्रेशन डाल दी। आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके 126। ठीक है, अब आ जाओ थ्योरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। व्हाई डज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन? जब मैं डाइल्यूट करती हूँ तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनको आपस में उनकी कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होती। जब वो पानी और डालते रहते हैं तो डाइल्यूशन होती है, आयनिक इंट्रैक्शंस नहीं होती हैं आपस में, तो फिर वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। Define standard electrode potential. Why is hydrogen electrode assigned zero potential? हाइड्रोजन को हमने जीरो क्यों लिया और स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड जहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन हमने पहले पढ़ रखी हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइंड जीरो बाय कन्वेंशन। हमने उसे मान लिया कि वो जीरो है और बाकी सबकी उसके रिलेटिवली हमने नाप ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लेन करोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। करोजन को एक्सप्लेन करना, ये मैंने आपको पहले पूरा डिटेल के अंदर बता रखा है। करोजन पे क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास राइट नॉन स्टिक इक्वेशन एंड स्टेट नॉन स्टिक इक्वेशन लिख के उसकी एप्लीकेशन लिखनी है। यूज टू कैलकुलेट EMF अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। यानी ये EMF कैलकुलेट करने में हेल्प करता है जब हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, यानी आपकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती हैं। एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस आपकी हेल्प करता है। वाई डज रस्टिंग अकर फास्टर इन कोस्टल एरियाज? ये अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्योंकि कोस्टल एरियाज के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है और सोल्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इससे करोजन जो है वो जल्दी होती है, एक्सलरेट करती है। ठीक है, फिर आ जाओ लास्ट चैप्टर पे, केमिकल काइनेटिक्स। 21st देखो क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज 10 मिनट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ना। इन्होंने किया नहीं है तो हमने यहाँ पे समझ लो कि कर रखा है ना। आपका रेट कांस्टेंट 0.693 बाय हाफ लाइफ हो जाएगा और आपकी यहाँ पे सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमने ये यहाँ पे गिवन होगा, वैसे गलती से नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। Then calculate time required for 90% of the completion of a first order reaction if K is इतना। अगर K इसका इतना है तो 90% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं देखूँ टाइम कितना लगेगा। 2.303, या देखो KT था ना, यहाँ पे KT इज इक्वल टू 2.303 लोग बाय जो भी आपकी कंसंट्रेशन है ना, R0/R। तो यहाँ पे K नीचे आ गया, K की वैल्यू 0.23 डाली और यहाँ पे 100/10 आ जाएगा। मैं 90% को 100/10 लिखूँगी कि मेरा स्टार्टिंग में R0 मेरी 100 थी और मेरा 10 बच गया है। तो इसी तभी बोलूँगी 90% रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि 100 मेरा R स्टार्टिंग में था और फिर बाद में 90 यूज़ हो चुका है रिएक्टेंट, तो 10 ही बचेगा ना, तो 100/10 आएगा। log 10 आ जाएगा। log 10 होता है हमारे पास 1। इसको सिंपली कैलकुलेट करके you'll get 10 minutes।
क्योंकि के मिनट में था, सेकंड में था, सेकंड आंसर आता। 23rd क्वेश्चन देखो फिर, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 2 × 10⁻³ पर सेकेंड। अब पर सेकेंड दे दिया यहाँ पे मैं पर सेकेंड दे दिया, तो हमें अपने आप ही पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो अच्छा, यही पूछा था कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट्स से आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने करना है। नेक्स्ट है आपके पास, रेट डबल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 to 310, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ईजी है, log K2/, ये वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होएगा, log K2/, जो टेम्परेचर का वाला है, अभी हमने डिराइव भी जो किया। यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ डाल देनी है सारी। K2/K1 की वैल्यू 2 डाल देनी क्योंकि डबल हुई है, और यहाँ पे आपको 10 डाल देना है। यहाँ पर सिंपली 300 × 310 हो जाएगा, ये आपका कॉन्स्टेंट है, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये। 25th देखो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.02 मोलर एंड K इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ कैलकुलेट द टाइम फॉर कंप्लीशन, है ना। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा आपके पास A0/K, यानी जो स्टार्टिंग की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी डिवाइडेड बाय K। यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाली, यहाँ पे K की, कितना सिंपल क्वेश्चन था, और यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब आ जाओ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे, वाई इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑलवेज अ होल नंबर बट ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो बेसिकली हमने होल नंबर क्यों ली, क्योंकि वो हमारे क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स थे ना। हम जब ले रहे हैं ये A + B, तो ये थी हमारी, इनका सम था मॉलिक्यूलैरिटी। बट ऑर्डर तो हमारा एक्सपेरिमेंटल है ना, उसकी तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसीलिए वो फ्रैक्शनल है। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट इट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है रिएक्शन को होने के लिए, और कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, कम कर देता है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या था आपका R, और रेट कांस्टेंट आपका K था। इन दोनों में फ़र्क क्या है, रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। आप ये भी लिख सकते हो, रेट कांस्टेंट इज द रेट है जब आपकी कंसंट्रेशन 1 थी, है ना। रेट का फॉर्मूला लिख सकते हो, देन रेट ये है, दिस इज द रेट कांस्टेंट। देन है, अ रिएक्शन हैज़ अ कांस्टेंट हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, आइडेंटिफाई ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की यही तो खास बात है कि उसकी जो हाफ लाइफ है वो उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। वाई डज रिएक्शन रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ता क्यों है जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाने की। मोर मॉलिक्यूल्स एक्वायर एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। जो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिल जाती है बेसिकली मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए। अच्छा, अब मैंने इस वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर्स बताए, क्योंकि मेरा यहाँ पे मोटिव आपको आंसर्स को समझाना नहीं था, क्योंकि मुझे पता है आपको बस हिंट्स ही देने होते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, दैट विल अननेसेसरीली क्रिएट द लेंथ ऑफ द वीडियो, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो खुद से अटेम्प्ट करो, और अगर आपसे ये सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली एग्जाम में कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको करनी है प्रैक्टिस, तो NCERT की बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट थिंग टू डू। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।